अफ्रीका के मगरब में एक ऐसी सल्तनत मौजूद थी जिसके बारे में दुनिया के ज्यादातर लोगों को इल्म भी नहीं था। ये बात है सन 1312 ईस्वी की। लेकिन इसी सल्तनत में एक ऐसा बादशाह था जिसकी दौलत का अंदाजा लगाना आज भी तकरीबन नामुमकिन है। मूसा मिंसा इस बादशाह का नाम था। कहा जाता है कि अगर आज की करेंसी में इसकी दौलत का हिसाब लगाया जाए तो वो तकरीबन 400 अरब डॉलर से भी ज्यादा बनती है। लेकिन इसकी शोहरत सिर्फ इसकी दौलत की वजह से नहीं हुई बल्कि एक सफर की वजह से हुई। एक ऐसा सफर जिसने न सिर्फ पूरी दुनिया को हैरान कर दिया बल्कि एक पूरी मईशत को तकरीबन तबाह कर दिया। ये कहानी है उस शख्स की जिसने इतना सोना बांट दिया कि एक मुल्क की मईशत 10 साल तक संभल न सकी। ये कहानी है मिंसा मूसा की। कहा जाता था 14वीं सदी में मगरबी अफ्रीका में एक ताकतवर सल्तनत माली एम्पायर मौजूद थी। ये सल्तनत आज की कई ममालिक पर फैली हुई थी जिनमें शामिल थे माली, सिंगाल, नाइजीरिया, मोरितानिया और गनी। लेकिन इस सल्तनत की असल ताकत थी सोना। उस जमाने में तकरीबन दुनिया का निस्फ सोना इसी खिते से निकलता था और इस सोने के जखायर पर कंट्रोल था मिंसा मूसा के पास। जब वो सन 1312 में तख्त पर बैठा तो उसके पास बेशुमार सोने की कानें, बड़ी तिजारती राहें और एक इंतहाई अमीर सल्तनत मौजूद थी। लेकिन इसकी जिंदगी का सबसे मशहूर वाकया अभी होना बाकी था। सन 1324 ईस्वी में मिंसा ने एक फैसला किया। इसने ऐलान किया कि वो हज के लिए मक्का जाएगा। ये सफर सिर्फ मजहबी फरीजा नहीं था, ये एक ऐसा सफर था जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली, क्योंकि ये कोई आम काफिला नहीं था। ये था तारीख का सबसे अमीर सफर। जब मिंसा मूसा अपने सफर पर निकला तो इसके साथ था एक ऐसा काफिला जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते थे। इस काफिले में शामिल थे तकरीबन 60,000 लोग, 12,000 गुलाम। हर गुलाम के पास सोने की ईंट और 100 ऊंट जिन पर सोना लदा हुआ था। हर ऊंट तकरीबन 135 किलोग्राम सोना लेकर चल रहा था। तसव्वुर करो, ये काफिला जब किसी शहर में दाखिल होता था तो लोग इसे देखकर हैरान रह जाते, क्योंकि इन्होंने कभी इतनी दौलत एक जगह देखी ही नहीं। ये काफिला मगरबी अफ्रीका से निकलकर सहरा अबूर करता हुआ शुमाली अफ्रीका पहुंचा। वो शहर जिससे ये काफिला गुजरा उनमें शामिल थे टिम्बकटू, गाओ। ये शहर पहले ही तजारत के मराकज थे, लेकिन मिंसा मूसा के काफिले ने इनकी शोहरत को और बढ़ा दिया। लोग हैरान थे कि एक बादशाह इतनी दौलत के साथ सफर कैसे कर सकता है। लेकिन असल हैरत अभी बाकी थी। जब मिंसा मूसा का काफिला मिस्र के एक शहर कायरो में पहुंचा तो पूरा शहर हैरान रह गया। मोहम्मद अल नासिर इस वक्त मिस्र पर हुकूमत कर रहा था। तारीखी रवायात के मुताबिक जब मिंसा मूसा काहिरा पहुंचा तो इसने गरीबों को सोना दिया, ताजरों को सोना दिया, मुसाफिरों को दिया और हत्ता के आम लोगों को भी सोना बांट दिया। वो इतना फयाज था कि इसने हजारों किलो सोना सिर्फ तोहफों में दे दिया। लोगों के लिए ये किसी ख्वाब से कम नहीं था। लेकिन ये सखावत जल्द ही एक बड़ी मुआशी मुश्किल बनने वाली थी। जब किसी मुल्क में अचानक बहुत ज्यादा सोना आ जाए तो क्या होता है? इस सवाल का जवाब काहिरा की मईशत ने दिया, क्योंकि मिंसा मूसा ने इतना सोना बांट दिया था कि बाजार में सोने की मिकदार बहुत ज्यादा हो गई। और जब किसी चीज की मिकदार अचानक बढ़ जाती है तो इसकी कीमत कम हो जाती है। यही हुआ मिस्र में। सोने की कीमत गिर गई और इसके नतीजे में करेंसी की कदर मुतासिर हुई, तिजारत में मसाइल पैदा हुए और मईशत गैर मुस्तहकम हो गई। तारीख दानों के मुताबिक इस वाक़ये के असरात तकरीबन 10 साल तक महसूस किए गए। आज हम जिस चीज को इन्फ्लेशन कहते हैं, इसकी एक बड़ी मिसाल यही वाक़या है। जब बहुत ज्यादा दौलत एकदम बाजार में आ जाती है तो अशिया महंगी हो जाती, करेंसी की कदर गिर जाती है और मईशत गैर मुतवाजन हो जाती है। मिंसा मूसा का मकसद मईशत खराब करना नहीं था, वो सिर्फ सखावत दिखा रहा था। लेकिन इसकी बेपनाह दौलत ने एक गैर मुतवक्का मुआशी बहरान पैदा कर दिया। कहा जाता है कि बाद में मिंसा मूसा को एहसास हुआ कि इसके तोहफों ने मिस्र की मईशत को नुकसान पहुंचाया है। चुनाचे इसने एक अजीब कदम उठाया।
اس نے قاہرہ کے تاجروں سے بہت زیادہ سود پر سونا قرض لینا شروع کیا۔ اس کا مقصد تھا بازار سے سونا واپس نکالنا تاکہ اس کی قیمت دوبارہ بڑھ سکے۔ یہ شاید تاریخ کی پہلی کوشش تھی انفلیشن کو کنٹرول کرنے کی۔ حج مکمل کرنے کے بعد منسا موسیٰ واپس اپنے ملک لوٹا، لیکن اس سفر نے اسے صرف مشہور ہی نہیں کیا بلکہ اس نے اس کی سلطنت کو دنیا کے نقشے پر لا کھڑا کیا۔ اب یورپ اور مشرق وسطیٰ کے تاجر جان چکے تھے کہ مغربی افریقہ میں ایک ایسی سلطنت ہے جہاں سونے کی کوئی قیمت نہیں۔ واپسی کے بعد منسا موسیٰ نے ایک اور اہم کام کیا۔ اس نے اپنے ملک میں تعلیم اور علم کو فروغ دینا شروع کیا، خاص طور پر ٹمبکٹو شہر میں۔ یہ شہر جلد ہی علم اور تجارت کا عالمی مرکز بن گیا۔ یہاں قائم ہوئی مشہور یونیورسٹی آف سینکور، جہاں ہزاروں طلبہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ منسا موسیٰ کی دولت کی کہانیاں جلد ہی یورپ تک پہنچ گئی۔ سن 1375 میں ایک مشہور یورپی نقشہ بنایا گیا جسے کہا جاتا ہے کیٹلن ایٹلاس۔ اس نقشے میں افریقہ کے بادشاہ کو دکھایا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سونے کی ڈلی تھی اور وہ بادشاہ تھا منسا موسیٰ۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اس کی دولت کی شہرت پوری دنیا میں پھیل چکی تھی۔ آج بھی جب تاریخ دان دنیا کی امیر ترین لوگوں کی فہرست بناتے ہیں تو منسا موسیٰ کا نام سب سے اوپر آتا ہے۔ اس کی دولت کا اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن کئی ماہرین کے مطابق اگر آج کی قیمتوں میں اس کا حساب لگایا جائے تو اس کی دولت تقریباً 400 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، جو کہ ایلن ماسک، جیف بیزوس سے بھی زیادہ ہے۔ منسا موسیٰ کی میراث صرف دولت نہیں تھی بلکہ اس نے تجارت کو فروغ دیا، علم کو پھیلایا اور مغربی افریقہ کو دنیا کے نقشے پر نمایاں۔ لیکن اس کی سب سے حیران کن کہانی وہی ہے جو قاہرہ میں ہوئی۔ ایک بادشاہ جس نے صرف سخاوت دکھانے کے لیے سونا بانٹا، لیکن اس کی سخاوت اتنی زیادہ تھی کہ اس نے پوری معیشت کو ہلا کر رکھ دیا۔ تاریخ میں بہت سے امیر لوگ گزرے ہیں، بہت سے طاقتور حکمران بھی، لیکن شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس کی دولت نے اتنا بڑا اثر ڈالا ہو کہ ایک پورے خطے کی معیشت بدل جائے۔ منسا موسیٰ صرف ایک بادشاہ نہیں تھا، وہ ایک علامت تھا، ایسی دولت کی علامت جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اور اس کی کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ کبھی بھی بہت زیادہ دولت ایک مسئلہ بھی بن سکتی ہے۔